नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर। जी, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। हाँ, जो भारत की पहली शहरी सभ्यता मानी जाती है। लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व की बात है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर पुरातात्विक खोजों पर आधारित है। सही कहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन खोजों और विश्लेषणों के आधार पर इस प्राचीन सभ्यता के कुछ खास पहलू समझें। जी, जैसे कि इसकी खोज कैसे हुई, शहर कैसे थे, तकनीक, समाज और हाँ, वो रहस्यमय अंत भी। शुरुआत खोज से ही करते हैं। ये अपने आप में एक कहानी है। हाँ, बिल्कुल। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा। और उसके ठीक अगले साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी को मोहनजोदड़ो मिला। जी, और फिर सर जॉन मार्शल ने इन सब को जोड़कर इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। ये एक बड़ा मोड़ था इतिहास में। और ये कोई छोटी-मोटी सभ्यता नहीं थी। इसका फैलाव तो देखिए। बहुत बड़ा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। और इधर गुजरात, राजस्थान, यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। हाँ, और राखी गढ़ी जैसी जगहों से तो लगता है कि शायद ये और भी विशाल रही हो। कमाल है। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो है इनकी शहर बनाने की योजना। हाँ, वो तो अद्भुत है। एकदम योजनाबद्ध शहर थे। सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, मतलब ग्रिड पैटर्न। बिल्कुल, जैसे किसी ने नक्शा बनाकर बसाया हो। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत आगे की सोच थी। और वो पानी निकालने का सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज। हाँ, पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां। और उनमें सफाई के लिए मैनहोल जैसी व्यवस्था भी। जी, ये दिखाता है कि साफ सफाई और शायद सार्वजनिक स्वास्थ्य का कितना महत्व था उनके लिए। बिल्कुल। और मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, वो भी तो है। हाँ, शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। उसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए बिटुमेन का इस्तेमाल किया गया था। प्राकृतिक डामर है ना। जी। और सिर्फ सफाई नहीं, भंडारण का भी इंतजाम देखिए। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगह बड़े अन्न भंडार मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि अनाज का प्रबंधन शायद किसी केंद्रीय व्यवस्था के हाथ में था। और धोलावीरा में तो पानी सहेजने की गजब की तकनीक मिलती है। हाँ, जल प्रबंधन में वे माहिर थे। ज्यादातर शहरों में दो हिस्से दिखते हैं, एक ऊंचा दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग शायद शासक वर्ग के लिए और निचला हिस्सा आम लोगों के लिए। ऐसा ही अनुमान लगाया जाता है। ये सब एक व्यवस्थित समाज की तरफ ही इशारा करते हैं। अच्छा, अब जरा इनकी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पर आते हैं। लोग करते क्या थे, खाते क्या थे? देखिए, मुख्य आधार तो खेती ही था। गेहूं, जौ जैसी फसलें थीं। और कपास शायद दुनिया में सबसे पहले इन्होंने ही उगाया। हाँ, ये एक बहुत बड़ी देन मानी जाती है इनकी। कालीबंगा में जुते हुए खेत के निशान भी मिले हैं। हल का इस्तेमाल करते होंगे फिर तो। जी, लकड़ी के हल का अनुमान है। पशुपालन भी जरूरी था। बैल, भैंस, भेड़, बकरी। घोड़े के बारे में क्या? उस पर तो थोड़ी बहस है शायद। हाँ, सुरकोटड़ा जैसी जगहों से कुछ हड्डियां मिली हैं, पर वो सिंधु सभ्यता की है या बाद की, इस पर पूरी सहमति नहीं है। और इनकी कारीगरी, वो मोहरें तो बहुत मशहूर है। जी, सेल खड़ी पत्थर की बनी छोटी छोटी मोहरें, उन पर जानवरों की आकृतियां हैं। खासकर वो एक सींग वाला जानवर, यूनिकॉर्न जैसा। हाँ, वो सबसे ज्यादा मिलता है। और उन मोहरों पर एक लिपि भी है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। ये तो बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। अगर वो पढ़ी जाती तो शायद हमें बहुत कुछ पता चलता। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। काले और लाल रंग वाले। जी, और मनके बनाने के कारखाने मिले हैं चान्हूदड़ो और लोथल में, कार्निलियन जैसे कीमती पत्थरों के। धातु का काम भी था। हाँ, तांबा और कांसा। कांसे की वो नर्तकी की मूर्ति तो मोहनजोदारो से मिली है, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, वो तो कला का बेहतरीन नमूना है। अच्छा, इतना सब बन रहा था तो व्यापार भी होता होगा? जरूर, अंदरूनी व्यापार भी था और बाहरी भी। मेसोपोटामिया के साथ सुना है मेलुहा का जिक्र आता है उनके लेखों में। जी, कई विद्वान मानते हैं कि मेलुहा सिंधु क्षेत्र ही था और लोथल तो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था गुजरात में। और व्यापार के लिए बाट और माप की एक जैसी प्रणाली, ये तो कमाल है। हाँ, मानकीकृत बाट और माप ये संगठित व्यापार का बड़ा सबूत है। पूरे क्षेत्र में एक जैसे वजन। अद्भुत। अच्छा, इनके समाज और धार्मिक मान्यताओं के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, लिपि पढ़ी ना जाने की वजह से पुख्ता तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ अंदाजे तो होंगे। हाँ, जैसे बहुत सारी मिट्टी की नारी मूर्तियां मिली हैं। इससे मातृ देवी की पूजा का अनुमान लगाते हैं। और वो पशुपति वाली मोहर? जी, एक मोहर पर योगी की मुद्रा में एक आकृति है जिसके आसपास जानवर हैं।
इसे कुछ लोग शिव का आदि रूप मानते हैं। पेड़ और पशु पूजा के भी संकेत हैं। हाँ, पीपल के पेड़ और यूनिकॉर्न जैसे जानवरों की आकृतियां मिलती हैं। लिंग पूजा के भी संभावित साक्ष्य हैं। लेकिन मंदिर जैसी कोई बड़ी इमारत नहीं मिली है ना? आमतौर पर शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाकर दफनाते थे। कब्र में बर्तन और गहने भी रखते थे। हाँ, शायद परलोक के लिए जरूरी सामान मानते होंगे। हड़प्पा में एक जगह ताबूत में दफनाने का भी सबूत है। तो इतनी उन्नत सभ्यता, इतनी व्यवस्थित, फिर इसका अंत कैसे हुआ? ये सवाल परेशान करता है। हाँ, ये सिंधु सभ्यता का शायद सबसे बड़ा रहस्य है। कोई एक कारण पक्का नहीं है। अलग अलग सिद्धांत हैं। जी, बहुत सारे, जैसे जलवायु परिवर्तन, नदियां सूख गई, बारिश कम हो गई। बाढ़ या भूकंप भी हो सकते हैं। हाँ, ये भी कारण माने जाते हैं। कुछ लोग बाहरी आक्रमण जैसे आर्यों के हमले की बात करते थे, पर अब इस पर काफी मतभेद है। व्यापार में गिरावट भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल, शायद इनमें से कई कारण एक साथ मिल गए हों। तो कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता अपनी शहरी योजना, तकनीक, व्यापार और उस रहस्यमयी लिपि के साथ एक असाधारण सभ्यता थी। जी बिल्कुल, इसका पतन भले ही रहस्य हो, पर इसकी विरासत हमें बाद के भारतीय समाज और संस्कृति में कहीं ना कहीं दिखती है। और ये सोचने वाली बात है। हाँ, कि एक ऐसी सभ्यता जिसकी भाषा हम आज तक समझ नहीं पाए, उसने हजारों साल पहले शहरी जीवन और स्वच्छता के कौन से सिद्धांत बना लिए थे, जो शायद आज भी हमारे काम आ सकते हैं। जी। और उनके उत्थान और पतन की कहानी हमें पर्यावरण, शहरीकरण और सामाजिक बदलावों के बारे में क्या सिखा सकती है? ये सवाल वाकई गहरे हैं और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं।